हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान गाला असाइनमेंट 2026 विभाग सी पेपर नंबर 5 के प्रश्नों का उत्तर एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, राइट, और लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी तरह से लगातार प्रयास करता रहूंगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 38 विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात क्या। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बीच अंतर बताओ और इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखो। सबसे पहले हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बहुत आसान है। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को इसको यौगिक से अलग कर दे। समझो, उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं। Zn है प्लस CuSO4 है, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप समझो कि यहां पर अधिक क्रियाशील वाला तत्व तो अधिक क्रियाशील Zn है और कम क्रियाशील तत्व कौन है, Cu। तो Zn क्या करेगा, Cu के यौगिक SO4 को Cu से अलग कर देगा, तो ZnSO4 बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर बच जाएगा। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि आप समझ गए परिभाषा के कॉन्सेप्ट को कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देगा, उसे बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया 2 बार होती है, यानी विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से अलग करता है। बट द्विविस्थापन में यही अभिक्रिया 2 बार होती है, लेफ्ट राइट करके 2 बार होती है, और उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब समझो, समीकरण से समझोगे। Na2SO4 BaCl2, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जो Ba है, राइट, ये सोडियम के यौगिक को अलग करके BaSO4 बनाएगा, और जो Na है वो बेरिलियम के यौगिक को क्या करेगा, बेरिलियम के यौगिक को क्या बोलेगा, अलग यौगिक कर देगा Cl2, तो Na2Cl2 क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। यानी ये हो गया बेरियम सल्फेट SO4 BaSO4 बेरियम सल्फेट, Ba किससे भी मिला, SO4 से, Na2Cl2 से मिला तो NaCl बना। अब ये 2 कैसे आया, तो समीकरण को संतुलित करने पे आया। जैसे आप समझो Na2 है और यहाँ Na1 है, तो 2 लगा दिया इसके आगे, और देखो यहाँ Cl कितना 2 हो गया और यहाँ Cl पहले से 2 है। Ba बराबर है SO4 समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अंतर क्या है कि विस्थापन में एक तत्व का दूसरे तत्व के लिए यौगिक का आदान प्रदान एक बार होता है। विस्थापन अभिक्रिया में तत्वों के यौगिकों का लेन देन एक बार होता है, और द्विविस्थापन में यह प्रक्रिया कितनी बार होती है, 2 बार होती है। तो क्लियर कट जो आंसर मांगा इसने, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात क्या, परिभाषा दे दिया, उनका समीकरण भी बता दिया, और उनके बीच मेन अंतर क्या है मैंने विद्यार्थी मित्रों वो भी आपको क्लियर आउट ऑफ कर दिया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। पहला क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ऐसा क्या कारण है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, उसे बाहर क्यों नहीं रखते। सोडियम यह बहुत ही सक्रिय धातु है। सोडियम या ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। अगर इसको हाथ पे भी रखोगे ना सोडियम को, ऑक्सीजन के साथ तुरंत के तुरंत कैच हो जाएगा, ये आग लग जाती है, ऐसा समझ जाओ।
गायब हो जाएगा। और यह पानी से भी अभिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बाहर रखोगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, पानी में रखोगे तो पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करेगा। इसीलिए इसे हम बाहर भी नहीं रख सकते और पानी में भी नहीं रख सकते, हम इसे केरोसिन में डुबा कर रखेंगे। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको, राइट, और पानी की मात्रा भी नहीं, कार्बन ज्यादा है उसके अंदर, कार्बनिक रसायन है, समझ आ रहा है ना, पेट्रो रसायन है केरोसिन, पेट्रोल में, पेट्रोलियम में से निकलता है, तो इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। चलो, ये पहला था 39 का पहला। दूसरा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड, अर्थात क्या, उसके दो उदाहरण दो। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे और लवण और पानी बनाए, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एकदम आसान है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलेंगे, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा और लवण और पानी बनाएगा। इनके गुणधर्म अम्लीय और क्षारी दोनों होते हैं, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड या अम्लीय भी होता है, क्षारी भी होता है। उदाहरण जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्लियर कट। नेक्स्ट, मिश्र धातु, अर्थात क्या, उसके उदाहरण दो। मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। भाई समांगी मिश्रण का मतलब है टोटली मिल जाना। जैसे कि चीनी और पानी मिलाओगे तो पूरा का पूरा मिल जाएंगे, तो चीनी और पानी का विलयन क्या होगा, शरबत। तो शरबत क्या है, समांगी मिश्रण, यानी टोटली प्रॉपरली मिल जाए भाई। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण में स्टील, सोने के जेवर, ये दोनों क्या है विद्यार्थी मित्रों, मिश्र धातु हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन था इसके 39 के, तीन के तीनों आंसर एकदम जोरदार तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण बताओ। इन यौगिकों में कौन सा आयन स्थित है, ये भी आपको बताना है। सबसे पहले हम जानेंगे Na2O का निर्माण। तो सबसे पहले Na2O यह सोडियम ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। यहां पर 2 सोडियम परमाणु अपने अंतिम कक्ष एक एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। यहां पर 2 सोडियम परमाणु अपने अंतिम कक्ष, ठीक है, यहां पर Na2 मतलब 2 सोडियम है, तो यहां पर 2 सोडियम परमाणु अपने अंतिम कक्ष के एक एक इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। इससे 2 धन आवेशित सोडियम आयन बनता है, यानी Na+। 2 धन आवेशित, जैसे समझो Na है, राइट, तो Na+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो 2E-। ठीक है, और यहां पर क्या बोला है कि 2 धन आवेशित बनाएगा, इसलिए इसके भी आगे 2 और इसके आगे हम क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। ठीक है, और ये जानो कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2, 8, 1 होता है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और यहां पर Na2 है यानी 2 सोडियम, तो मतलब 1, 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाएगा। ठीक है, यहां एक ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अर्थात यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 है, और सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ऋणात्मक ऋण आवेशित ऑक्साइड बनाएगा, जैसे O2-। यौगिक का निर्माण कैसे होगा, तो Na+ एंड O2-, तो बनेगा Na2O, राइट। अब जानेंगे MgO का निर्माण। तो पहले तो ये जानो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और यह मैग्नीशियम अपने अंतिम कक्ष में से 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जिससे द्विधन आवेशित मैग्नीशियम आयन बनेगा। ओके, अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 2, 8, 2 होता है, यानी बाहरी क्लास में कितना है, 2, और यहाँ एक ही मैग्नीशियम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो त्याग करेगा। ठीक है, जिससे द्विधन आवेशित मैग्नीशियम आयन बनता है, यानी Mg2+ बनता है। ठीक है, और यहां भी एक ऑक्सीजन परमाणु, यहां एक ही ऑक्सीजन परमाणु है, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और एक ऋणात्मक आवेशित ऑक्साइड बनाएगा। अब यौगिक का निर्माण कैसे हुआ, तो Mg2+ और O2- MgO, और वहां पे Na+ O2- Na2O। ठीक है, अब Na2O के आयन में क्या है, 2 Na+ एंड O2-, और MgO के आयन क्या है, Mg2+ एंड O2-। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40।
ये पहला वाला पेज है और ये दूसरा पेज, स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। राइट, समझ में आया? चलो आगे चलते। 41, मनुष्य के मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग के नाम बताओ, उनके कार्य बताओ। तो पहले तो जानो मनुष्य के मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है। पहले अग्र मस्तिष्क के कार्य जानो। सुनना, देखना, विचारना आदि क्रियाओं का नियंत्रण। सुनना, देखना, विचारना आदि क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क करता है। सूचना प्राप्त करने के पश्चात आपको निर्णय क्या लेना है, ये भी अग्र मस्तिष्क का कार्य है। सभी ऐच्छिक क्रियाओं के हलन चलन का नियंत्रण भी यही होता है, आपके इच्छा के अनुसार जो भी क्रिया होती है उसका नियंत्रण यही होता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क के कार्य। तो मध्य मस्तिष्क के कार्य में प्रतिबिंबों के पहचान का नियंत्रण। किसी भी वस्तु को आप देखते हो तो पहचानते हो, फिर वो डिसाइड करते हो क्या है। राइट, तो ये सब का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और मेरुरज्जु। अब जानो कि अनुमस्तिष्क के कार्य क्या है, तो शरीर में संतुलन स्थापित करना। बोलो, अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर में संतुलन स्थापित करना, कंकाल पेशियों का संकुचन करना। दूसरा नंबर है मेडुला। मेडुला का कार्य क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र। सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे मस्तिष्क के बिना हमारे इच्छा के विरुद्ध होती हैं, तो ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण, ऐसी क्रियाओं के नियंत्रण का केंद्र ये मेडुला करता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। राइट, पहला पेज स्क्रीनशॉट पाड़ लो और ये दूसरा है। राइट, और इसी में भी एक बाकी है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का कार्य जानो। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है और अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलन करती है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया मतलब छींक ऊक आना, ये सब जो चीजें हैं, और अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन। तो ये अपना पूरा पेज का स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन से क्या लाभ होता है? राइट, तो भाई अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन से क्या लाभ होता है? तो सबसे पहले आप में समझो कि लैंगिक प्रजनन के लाभ यहां पर पूछा हुआ है। तो लैंगिक प्रजनन के लाभ में पहला नंबर है आनुवंशिक विविधता। इसमें 2 सजीव भाग लेते हैं। दोनों सजीव का युग्मक होने से संतानों में दोनों के गुण का मिश्रण होता है, यानी मम्मी पापा दोनों का। तो संतान माता और पिता से भिन्न होता है। हाँ, माता से कुछ मिलेगा, पिता से कुछ मिलेगा, बट भिन्न तो होगा, सेम टू सेम नहीं होगा। तो भाई ये लैंगिक प्रजनन का एक काफी विशेष लाभ है। दूसरा है अच्छी रोग प्रतिकारक क्षमता। आनुवंशिक विविधता के कारण विभिन्न रोगों के प्रति इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसमें प्राप्त संतान ने बीमारियों से बेहतर बचाव कर सकते हैं। राइट, यानी दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन में जो बच्चा पैदा होगा वह काफी स्वस्थ होगा और प्लस अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए उसके पास रोग प्रतिकारक शक्ति भी होगी। इसके अलावा अतिरिक्त लाभ है कि विविधता का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन में वेरिएशन पाया जाता है, अनुकूलन क्षमता भी इसमें बढ़ती है और इसमें गुणों में काफी सुधार होता है और दीर्घकालीन अस्तित्व में ये काफी ज्यादा सहायक है। इस प्रकार इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन की तुलना में अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन के अनेक लाभ है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुष्प के प्रजनन भाग और उसके आधार पर पुष्प के प्रकार बताओ और समझाओ। सबसे पहले पुष्प के प्रजनन भाग 2 हैं, एक पुंकेसर यानी नर और एक स्त्री केसर यानी मादा। राइट, तो पुष्प के प्रजनन भाग 2 हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब प्रकार जानते हैं, तो पुष्प के प्रकार है एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी पुष्प। सबसे पहले हम जानेंगे एक लिंगी पुष्प क्या है। तो जिस पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित हो, यानी जिस पुष्प में जिस फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से कोई एक उपस्थित हो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण में हुआ पपैया और मक्का, एक लिंगी। ठीक है,
दूसरा नंबर है द्विलिंगी पुष्प। तो जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी जिस पुष्प में पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो उसे क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। उदाहरण में हुआ गुड़हल और सरसों। उभयलिंगी में क्या होगा? जब किसी पौधे के एक ही पुष्प में, जब किसी पौधे के एक ही मतलब सब पुष्पों में कोई एक पुष्प ऐसा विशेष होगा जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही में हो उसे उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। उदाहरण में गुलाब और टमाटर। ठीक है, तो इस तरह से पुष्प के प्रजनन भाग के नाम, उसके आधार पर पुष्प के प्रकार मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन अर्थात क्या? प्रकाश का परावर्तन अर्थात क्या? प्रकाश के परावर्तन का नियम बताओ। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश का किरण किसी चिकनी अथवा चमकीली सतह पर टकराती है तब वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलो, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश का किरण किसी चिकनी अथवा चमकीली सतह पर टकराएगी तो वापस मुड़ जाएगी, उसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नियम भी जानो। तो नियम में पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। राइट। आपतित किरण यानी ये देखो, आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये और अभिलंब ये, तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये क्लियर हो गया? राइट। दूसरा, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, जिस कोण की सतह पर टकराता है कोण पर वह परावर्तित होता है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, जिस कोण की सतह पर टकराता है उसी कोण पर वह परावर्तित होता है। उदाहरण, अगर किरण 30 डिग्री के कोण पर टकराती है तो परावर्तित भी 30 डिग्री के कोण पर ही होगी। जैसे ये जिस कोण पे क्या हो रही है, देखो जिस कोण पे ये आपतित हो रही है उसी कोण पे ये परावर्तित भी होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये एकदम अच्छे से मैंने बता दिया। 3 नंबर का भले से है, आप परिभाषा का 1 नंबर, नियम का 2 नंबर और आकृति बना दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के बिंदुओं को एक्स वाई के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। वो भी परिपथ का वोल्टेज 12 बी की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, तो विद्युत धारा का मान I बराबर B बटे R होता है और आपके सवाल में जो V दिया है 12 वोल्टेज दिया है और ये जो पहला है R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो I बराबर V बटे में R1 यानी 5, फिर I2 बराबर V यानी 12 बटे में R2 10, I3 बराबर V बटे में 12। सबके ऊपर V 12 ले लो और जो प्रतिरोध है आपका 5, 10, 30 इसको नंबर बाय नंबर ले लो। 12 में 5 का भाग देंगे 2.4 एम्पियर, 12 में 10 का भाग देंगे 1.2 एम्पियर और 12 में 30 का भाग देंगे 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा नंबर है कि परिपथ का कुल विद्युत प्रवाह ज्ञात करो। एकदम आसान है। तो कुल विद्युत प्रवाह I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है 2.4 प्लस I2 1.2 प्लस I3 0.4, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 एम्पियर तुम्हारा आ जाएगा आंसर कुल विद्युत धारा। ठीक है। तीसरा है परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप याद रखना क्वेश्चन में समांतर क्रम दिया है तो प्रतिरोध का सूत्र होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/R बराबर 1/R1 यानी तुम्हारा पहला 5 प्लस 1/R2 यानी 10 प्लस 1/R3 यानी 30। 5, 10 और 30 का लसअप लेंगे 30 आएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो 30 कितनी बार में आएगा? 6 बार। 6 का गुणा ऊपर 1 में कर दो, 6 1 कम 6 प्लस 10 का पहाड़ा पढ़ो 30 कितनी बार में आएगा? 3 बार। 3 का गुणा ऊपर 1 में कर दो 3 प्लस 30 का पहाड़ा पढ़ो 30 कितनी बार में आएगा? 1 बार। 1 का गुणा ऊपर 1 में कर दो तो 1 आएगा। फिर 6 3 9 और 1 10, 10 बट्टे में 30, 0 से 0 कट गया, 1/3 बचा यानी 1/R बराबर 1/3। अब 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 ही आएगा और 1 का गुणा R से होगा तो R ही आएगा। तो R बराबर 3 ओम ये तुम्हारा हो गया विद्यार्थी मित्रों आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 होता है कंप्लीट। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को समझ में आया होगा। कंप्लीट होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।